दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरओ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, उसके साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी, एमपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 13। दोस्तों पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इसके संस्थापक एसएन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन किया था और इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में, दूसरा 1885 में कलकत्ता में हुआ था और 1886 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राजनीतिक संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इंडिया लीग, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस ने, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही सुमेलन 1 2 4 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो इंडिया लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था, इसके महासचिव थे ये। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुई। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना याद रखिएगा 1888 में सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। देखिए ये आपका सही नहीं है क्योंकि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये आपका सही है। तो सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 में कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे जिन्होंने 1887 यानी 1887 के मद्रास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और 1885 में बम्बई अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और सन याद रखिएगा 1917 में 1917 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 में कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान तो अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 में अध्यक्ष बने। सरोजनी नायडू के बारे में आप जानते हैं कि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष थी। मोतीलाल नेहरू दोस्तों, ये अमृतसर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई कांग्रेस अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष थे। तो सही उत्तर 4, 3, 1 और 2 देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जॉर्ज यूले। देखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय सम्मिलित हुए और हिंदी में भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन 1924। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। यद्यपि 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी को चुना गया था, लेकिन गांधी जी ने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आप देखिए, 1924 में गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 में दोस्तों इन्होंने कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा, पहले गांधी जी, फिर सरोजनी नायडू, 1, 4, 2 और 3। तो सही उत्तर 1, 4, 2 और 3, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो सही उत्तर है, ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने सन 1900 में भारत सचिव को लिखे गए पत्र में कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। इसके अलावा CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन एक्टोवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है, देखिए दोस्तों, CR दास जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे तब वे जेल में थे और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरोजनी नायडू एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, सरोजनी नायडू नहीं। CR दास जब 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तब वे जेल में थे। उनके स्थान पर हकीम अजमल खान ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया था। और AO ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आप जानते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक थे। इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, अल्फ्रेड वेब ने 1894 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें देखिए 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला चरण 1885 से 1905 ये उदारवादी आंदोलन के चरण के नाम से जाना जाता है।
इस चरण में कांग्रेस ने आवेदन, निवेदन और प्रतिवेदन की नीति का अनुसरण किया। कांग्रेस उदारवादी आंदोलन की गर्मदली नेताओं ने घोर आलोचना की। इसी में से बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। परिणाम स्वरूप देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। अगला प्रश्न है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो उत्तर है दोस्तों 1905 में जब कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था तो वो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक कांग्रेस का विभाजन प्रभावी रहा था। इसकी व्याख्या देखिए, 1905 में कर्जन ने दोस्तों बंगाल का विभाजन किया और इसके बाद जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया गया। दिल्ली दरबार में सम्राट की तरफ से लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की और यहीं पर बिहार और उड़ीसा को नया प्रांत बनाए जाने और असम को चीफ कमिश्नर प्रांत बनाए जाने की घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन। और बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने, हिंदुओं और मुस्लिमों में अलगाव करने के लिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो उत्तर है दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र ने। देखिए, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में लाया गया था। तभी से इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हुआ था। बंगाल के विभाजन की घोषणा बाद में यानी 19 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन इससे पहले ही कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में सबसे पहले बहिष्कार का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो उत्तर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। देखिए, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना। वस्तुतः 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, उस दिन लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया था और उस दिन उन लोगों ने गंगा स्नान करके सड़कों पर वंदे मातरम का नारा लगाया और फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके फलस्वरूप यह दोबारा कब विभाजित हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों ये बंगाल 1905 में विभाजित हुआ और इसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा 1911 में विभाजित हुआ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, आप जानते हैं। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन 1911 में हुआ। इनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर बंगाल को तो एक कर दिया गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके नया प्रांत बनाया गया। असम को चीफ कमिश्नर प्रांत बनाया गया और ये भी घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई जाएगी, जो कि 1912 में क्रियान्वित हुई। यानी दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारतीय चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों मुस्लिम और किसानों की भागीदारी नहीं थी। कुछ मुसलमान यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। दूसरा है 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और तीसरा है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था।
तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के संबंध में ए आपका सही नहीं है, अन्य कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था किस कारण से? तो उत्तर है दोस्तों, बंगाल का विभाजन ये कहकर किया गया प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन ये वास्तव में बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया कि बड़ा राज्य है और प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। तत्कालीन गृह सचिव रिसले ने कहा कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित हो जाने पर यह कमजोर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है जिससे हमारे शत्रु बट जाएं और कमजोर पड़ जाएं। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? देखिए, इसमें आपको बताना है। पहला है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का प्रकाशन किया, सही है। और उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और नौरोजी ने धन निष्कर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यही केवल डी कथन आपका सही नहीं है। हालांकि धन निष्कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन नौरोजी ने ही किया था। अन्य ऊपर के तीनों कथन सही हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर रहे। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित किए गए। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का प्रकाशन किया और दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में कुल 3 बार दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी द्वारा अंग्रेजी काल या ब्रिटिश काल की आर्थिक व्याख्या की गई और ये बताया गया कि अंग्रेजों का काल भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से दरिद्रता का काल था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ जो धनार्जन करते थे उसका उपयोग वे इंग्लैंड में करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, ये सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये भी सही है। और उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। तो दोस्तों महिला शिक्षा की नींव रखने में भी दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो उत्तर ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये अनुदारवादी पार्टी नहीं बल्कि उदारवादी पार्टी के दोस्तों टिकट पर चुने गए थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। इसमें उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत विकसित किया। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये 1892 से 1895 तक उदारवादी दल के टिकट पर चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो उत्तर है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। दोस्तों दिसंबर 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग का शैक्षिक सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था और यहीं पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव रखा। और देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खान को माना जाता है। यदि विकल्प में इनका नाम न रहे तो मोहसिन उल मुल्क और आगा खां को भी संस्थापक के रूप में माना जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वो क्या थी? तो ये था दोस्तों विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके द्वारा विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण किया गया। इसी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से जाना जाता है और इस व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में मतभेद के बीज उत्पन्न हुए और अंततः इसी ने देश का विभाजन कराया।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 था। और 12 दिसंबर 1911 इसको ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार में जो है आयोजन हुआ था, और यहीं पर बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा और भारत की राजधानी दिल्ली बनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। अगला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है अंबिका चरण मजूमदार ने। दोस्तों 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कांग्रेस में गरम दल का विलय हुआ, और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने प्रथम बार दोस्तों मुस्लिम लीग के लिए या मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कब की थी? तो सही उत्तर है 1916। 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार किया, और यहीं पर कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया, जो मुस्लिम लीग के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस समझौते का एक निहित था कि भारतवर्ष विभिन्न समुदायों का देश है और सबके हित अलग अलग हैं। इस समझौते के बारे में आरसी मजूमदार ने लिखा है कि 1916 में कांग्रेस ने सचमुच में 30 साल बाद के पाकिस्तान की नींव डाल दी थी। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये नारा होम रूल आंदोलन के दौरान बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न एनी बेसेंट से संबंधित है। देखिए, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, सही नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, सही है। तो दोस्तों एनी बेसेंट के बारे में कथन 1 और 3 आपके सही हैं, क्योंकि इन्होंने 1916 में एक अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की केवल एक बार 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी, और ये थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी। और आप जानते हैं 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावर्ट्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी HS अलकाट ने न्यूयॉर्क में किया था। अगला प्रश्न है, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था कब? तो आपको बताना है। इसमें देखिए दोस्तों 1918 में एनी बेसेंट ने 1914-15 में सबसे पहले होम रूल लीग की योजना दी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक प्रचलित थी, और इसमें लेकिन तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग को दोस्तों 1918 में एक में मिला दिया गया था, इसलिए विकल्प डी असत्य है। तो यहाँ पर देखिए 1916, 18, 1920, 1923 में नहीं, होम रूल लीगों को एक में 1918 में एक में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो ये थे अभिनव भारत। इसके संस्थापक BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर थे, और महाराष्ट्र में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अभिनव भारत, देखिए दोस्तों अभिनव भारत BD सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अभिनव भारत BD सावरकर। मित्र मेला, देखिए दोस्तों अभिनव सावरकर GD सावरकर, मित्र मेला BD सावरकर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी S सेन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SN सान्याल द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों इसमें ये जो सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। तो सही उत्तर है दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। देखिए 1 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। वस्तुतः केंद्रीय सभा की नामंजूरी के बावजूद वायसराय ने लोक सुरक्षा विधेयक पारित कर दिया था, जिससे नागरिक अधिकारों का घोर हनन होता था और बम फेंकने का उद्देश्य बहरी सरकार को सुनाना था। अंततः दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या दिल्ली में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर में। दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने कानपुर में किया था। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था, यद्यपि बाद में मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद की रचना की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों सही उत्तर है काकोरी षड्यंत्र केस जो है 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने काकोरी रेलवे स्टेशन के पास सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया था। और अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं दोस्तों 1928 में देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। यहीं पर इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया था और इसका मुख्यालय आगरा में था। तो याद रखिएगा 8 सितंबर दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में हुई थी 8 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना और फिरोज शाह कोटला मैदान में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। सही है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो सही उत्तर है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे? तो वो साथी थे राजगुरु और सुखदेव। दोस्तों भगत सिंह को उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सैंडर्स हत्याकांड में वांछित होने के कारण इनको फांसी दी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।